नमस्कार साथियों। टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम आपको टीएनटी विषय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और वो भी सिलेबस वाइज। तो कृपया कर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उन्हें भी इसको पढ़ने में हेल्प मिल सके। ओके, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स, जिसमें हमारे पास एक नया सॉल्यूशन पेपर आया है जिसको हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशंस भी हैं, बीच बीच में नए नए फॉर्मूलाज भी हैं जो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो आप एक पेन और नोटबुक भी साथ में रख सकते हैं। और तो और इसमें कुछ पेडागॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो आप ज़रूर समझिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंतर वाला प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सभी प्रश्न सारे जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मुक्त अंतर वाला सही आंसर क्या हुआ? डी। 2.7 में कोई 4 संख्याएं लिखो। तो इससे बड़ी संख्या तो बहुत सारी हैं, अनंत हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है डी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों की सरल आकृति उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम प्रकरण है। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या? बी, जियो बोर्ड। क्योंकि जियो बोर्ड की मदद से हम छात्रों को आसानी से उसके शेप्स, जो उसकी आकृति होती है, वो बना के दिखा सकते हैं। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिसका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल खालिस्तान के लिए पूछा गया है। तो यह सवाल क्यों पूछा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। यहाँ पर हमको समस्या दी गई थी और उसका समाधान करना था। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कुल कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, विश्लेषण। अर्थात ब्लूम ने उद्देश्यों के लिए मुख्यतः छात्रों को सोचने विचारने अर्थात ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पदों को सम्मिलित किया गया, तब ब्लूम के संज्ञात्मक क्षेत्र की विशेषता की दक्षता की ओर संकेत किया जाता है। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों की विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है। इसके अमूर्त परिणाम को समझने में उसे कठिनाई हो रही है। पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद खालिस्तान चरण पर है। तो वह किस चरण पर है? तो करेक्ट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात यदि कोई शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है परंतु उसके प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर सकता, तब पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी मूर्त सक्रियात्मक चरण पर है। अर्थात वह समझ तो सकता है परंतु उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जैसे हम अपना टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, ना चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की सक्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चों की खालिस्तान क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हम आपको बताना चाहेंगे। करेक्ट आंसर है ए, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने व अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संस्थानों का विकास करना। ओके, चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, जिसमें कहा गया है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होते हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल्के अभ्यास को शामिल किया गया हो। उन्हें मोटी व भारी होना अवश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो सबसे पहले, और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, क्योंकि तभी हम छात्रों को विभिन्न विभिन्न आयामों से अवगत करा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक
8 की ओर, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसका लघुत्तम समावर्तक निकला हुआ है क्या? 70। ओके, और फिर हम उसका सार्वगुणनखंड मतलब महत्तम समावर्तक निकालेंगे, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्या है? 5। तो हमने निकाला, दोनों का अंतर क्या निकला है? 65। तो करेक्ट आंसर है डी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें कहा गया है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना है कि उसके गुणनखंड कितने हैं। तो हमने गुणनखंड निकाले, यहाँ पर ये निकले हैं 3, 5, 7। ओके, जिससे वो डिवाइड हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज गुणनखंडों की संख्या, खंडों की घात में 1 जोड़ने पर वह आपस में गुणा करके गुणन संख्या दी जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी गुणन संख्या किस प्रकार दी गई है। 105 को जो हमने निकाला हुआ 3, 5, 7, इसकी जो हम पावर देख रहे हैं, ओके, 1, 1, 1। तो 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 क्या हुआ? ये 2, 2, 2, 2 × 2 × 2, तो 2 2 4, 4 2 8। तो गुणनखंडों की संख्या क्या हुई? 8। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि समय अब 2:17 PM है, तो समय से ठीक 11 घंटे और 5:59 के पश्चात क्या समय होगा? तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें 2:17 PM दिया है और 11:59 के पश्चात। तो यह हमारा क्या होगा? 2:16 AM सुबह का। ओके, नाउ करेक्ट आंसर इज डी। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। अब समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का, और उन्होंने बोला क्या? 3.5। तो सबसे पहले हम देंगे 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 270, और 3.5 मतलब आधा आधा। तो हम 90 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 315। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, जिसमें कहा गया है 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़े बराबर हैं। तो 11 इकाई के लिए 11 गुणित 1 11, 11 दहाई के लिए 11 गुणित 10 110, 11 सैकड़ा के लिए 11 गुणित 100 1100। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 1221। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जिसमें कहा गया है 509 और 3028 का योग है। तो हम देखेंगे 509 + 3028 का योग है 3537। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। अब प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें हमें कहा गया है किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले हमें वर्ग का परिमाप पता है 24, तो हम पहले इसकी, और दोनों आयत का परिमाप दोनों बराबर है। तो आयत की लंबाई उन्होंने क्या बोली? 8 सेंटीमीटर। तो और चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो परिमाप = 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो हम यहाँ रखेंगे 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर हम 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा 12। इसके बाद हमें लंबाई दी गई है 8, तो हम लंबाई की प्लेस पर लंबाई रखेंगे। यहाँ जोड़ में है तो यहाँ ट्रांसफ़र होगी, लंबाई घटाने में हो जाएगी। तो 12 ऋण 8 तो हो जाएगा क्या? 4। तो हमें मिल गई चौड़ाई। अब उसका हमको बताना है क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, तो 8 × 4 कितना हो रहा है? 32। करेक्ट आंसर इज 32, दैट इज बी। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, जिसमें कहा गया है संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। 3 का सबसे पहले स्थानीय मान क्या हुआ? 300। ओके, और अंकित मान क्या हुआ? 3। तो 300 ऋण 3 397। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक घन में 6 फलक होते हैं, सही है। 1 मिलीलीटर बराबर 1.1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। 0.10 और 0.1 समान है, ये भी सही है, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ते हैं उनकी उतनी कोई वैल्यू नहीं होती है। 56.7 किलोग्राम 5670 ग्राम होगा, तो यह गलत है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 56 गुणित हम 100 करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा? 5600। तो और ज़्यादा हो रहा है इससे। तो द करेक्ट रॉन्ग आंसर इज डी, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जिसमें कहा गया है
नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरे नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नावें एक ही दिशा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली। 3.5 घंटे पश्चात इनकी बीच की दूरी क्या होगी? तो हमें ये पता है चाल बराबर दूरी गुणित समय। तो पहली नाव की चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में वह कितना चलेगी? तो हम सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 70 किलोमीटर। ओके। अब उन्होंने बोला कि दूसरी नाव की चाल क्या है? 23 किलोमीटर, तो वह 3.5 घंटे में कितना चली? 80.5 किलोमीटर। तो इनके बीच का अंतर मतलब घटा के हम निकालेंगे तो वो कितने दूर पे है? 10.5 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, 10.5 किलोमीटर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 19 की ओर, जिसमें कहा गया है संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल मिलता है। तो यहाँ तो हमें भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ हमने भाग दिया हुआ है और हमें शेषफल मिला हुआ है 5। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 125 किलो ताजी मछली 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर लाई। उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेची। इस प्रकार वह कितने रुपए कमाती है? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 1500 किलोग्राम ताजी मछली है उसका टोटल भार कितना हुआ? उसका 1/3 भाग रह जाता है। ओके, तो कितना बच रहा है आखिरी में उसके पास? 500 किलोग्राम सुखाने के बाद। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि जो 1500 रुपये किलो ताज़ा मछली लाई और 25 रुपये के भाव से, तो वो कितने रुपए में खरीद के लाई? 37,500 रुपये के भाव में। सुखाने के बाद वह 80 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच रही है। तो 500 किलोग्राम उसके पास बची हुई थी, अब वह 80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रही है। तो 500 गुणित 80 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000। तो उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 2,500 का। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें कहा गया है 9 ऋण 1 भागित 8 इज 1, 998 ऋण 2 भागित 8 इज इक्वल्स टू 12, 987 ऋण 3 भागित 8 इज इक्वल्स टू 123, 9,876 ऋण 4 भागित 8 इज इक्वल्स टू 1,234। इसी प्रतिरूप अनुसार 6 में क्या होगा जब हम उसको 6 से देंगे भाग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप एक चीज़ लगा सकते हैं कि जब 1 2 3 4 नंबर पे 4 आ रहा है तो 6 नंबर पे हमारे पास 6 ही आएगा बाद में। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 22 की ओर, जिसमें कहा गया है एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसे ही 6 बोतलों में एक कार्टून को पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या बताइए। अभी हमें यहाँ मिलीलीटर में बोला गया था पहला, और दूसरा क्या है? लीटर में। तो पहले हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए 450 लीटर था, तो इसका हो गया 4,50,000 मिलीलीटर। अब उन्होंने बोला एक बोतल में 750 मिलीलीटर आ रहा है, तो हमें पहले बोतलों की संख्या पता करनी, तो हम यहाँ भाग देंगे। बोतलों की संख्या आई है क्या? 6। अब उन्होंने बोला एक कार्टून में कितनी बोतल आती हैं? 6। तो 6 से बोतलें कितने कार्टूनों में आएंगी? 100। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 100। चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जिसमें कहा गया है एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4, 3 और 2 सेंटीमीटर है। 8,664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो हमें एक बक्से का वो निकालना है आयतन, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसका टोटल आया क्या? 24। अब इतने सेंटीमीटर घन है, तो हमें देखना है कि कितने पैक लगेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे उसको 24 से, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 361। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 24 की ओर, जिसमें कहा गया है 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखी। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इससे केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ओके ना, चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 25 की ओर, जिसमें कहा गया है प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.5 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावना के कारण हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना करना। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कहा गया है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गणित विधि है, तो यह गणित विधि किसकी है? ए। गणितीय संकल्पना और उसके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने, अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने और शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए। ओके, यह प्रश्न पेडागॉजी से रिलेटेड है, तो कृपया कर ध्यान से सुने। वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन एवं दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजाओं को वर्गीकृत कर रहा है। वह बच्चा बेन हेली के ज्यामितीय विचार के खालिस्तान स्तर पर है। तो हमको ये बताना कौन से स्तर पर है, तो करेक्ट आंसर इज बी, चाक्षुषीकरण। अर्थात वह पहले उसको ऑब्जर्व कर रहा है और फिर ये देख रहा है कि वह किस में उसको वर्गीकृत किया जाता है। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 28 की ओर, जिसमें कहा गया है एक बच्चा संख्याओं, सक्रियों तथा संकेत, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। उसे यह सब समझ में नहीं आ रहा, उसे कठिनता हो रही है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे क्या हैं, तो वह इस प्रकार है। द करेक्ट आंसर इज सी, कमजोर चाक्षुषक प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानीय संगठन एवं चाक्षुष समन्वय। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपगम पर बल देती है क्योंकि वह खालिस्तान पर केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, गतिविधियों में शामिल होते हुए शिक्षार्थियों की सक्रियता, भागीदारी। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाला संयोजित एरे आरेख है। तो 15 कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? 15 अथवा किसी अन्य संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपरोक्त तरीकों खालिस्तान की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। ओके, जिसमें कहा गया है दो संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुण की संचय में प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। इस प्रकार हमने यहाँ पर 30 पेपरों से रिलेटेड एक पेपर सॉल्व किया है, क्वेश्चन से रिलेटेड। मुझे पता है आपने पूरा वीडियो देखा है और मुझे अच्छा भी लगा है क्योंकि इसमें विभिन्न तरीके के पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।